फिर उसके बाद किसी दिन आप इसी तरह की किसी प्यारी सी जगह पे बैठे होगे जैसे मैं बैठा हूँ, और आपको कॉल आती है और आपको पता चलता है कि अगर आपने कंसल्टेंसी से किया हुआ तो कंसल्टेंट आपको फ़ोन करके कहता है कि भाई तुम्हारा वीज़ा अप्रूव हो गया, तो जाओ तैयारी करो जाने की। तो आप यहाँ पे जंपे मार के, मेरा ख्याल है सीधा ही पानी के अंदर खुशी में जंप मार दोगे कि भाई मेरा वीज़ा लग गया, मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो इसके बाद भी अभी आपके खर्चे होने हैं, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझसे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि हैदर भाई आप तो कनाडा चलेंगे, आप हमें बताएं कि हम कैसे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पूरा जो स्टडी वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस है, और उसके बाद इसके ऊपर खर्चा कितना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप में से कोई प्लान बनाएगा कि उसने कनाडा आना है स्टूडेंट वीज़ा पे, तो सबसे पहली जो चीज़ उसने करनी होती है वो होती है आइल्स। ठीक है, अब आइल्स एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होता है जो आपने करना होता है। उसके इस वक्त पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली जो चार्जेस हैं वो हैं तकरीबन लाइक 55,000 से 60,000 के दरमियान। क्योंकि पाकिस्तान में जो करेंसी है वो बार बार फ्लक्चुएट करती है, तो डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए इसके चार्जेस जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। तो सबसे पहले आपने करना है आइल्स। वो आपने करना है कम से कम, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो कम से कम आपका जो बैंड है वो ओवरऑल जो आपका बैंड है वो 6.5 होना चाहिए, और किसी ईच मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो खुद प्रैक्टिस करके आइल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो उसका टेस्ट दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उसके भी अलग चार्जेस होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको 6 वीक्स की आप ट्रेनिंग लेते हो किसी इंस्टीट्यूट से, तो उसके इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन लाइक 25 से 30,000 के आसपास जो है वो उसके चार्जेस है। तो आपको वो भी पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका सबसे पहला खर्चा है, और आपने आइल्स करना है, और उसका जो भी एक्सपेंस है वो आपने पे करना है, जो मैंने आपको बता दिया 55,000 से 60,000 के दरमियान होगा। तो ये आपका सबसे पहला खर्चा है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कोई भी जब आप में से डिसाइड करता है कि उसने आइल्स करना है, तो वो उसकी कोचिंग लाजमी लेगी, क्योंकि कोचिंग से ये होता है कि उसकी जो भी इश्यूज होते हैं वो उसको गाइड कर दिए जाते हैं, और वो आपको कुछ राइटिंग की टेक्निक्स बताते हैं जो आपकी स्पीकिंग की हेजिटेशन है वो ख़त्म करते हैं। तो कोचिंग लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका पहली बारी में पहली अटैम्प्ट में आपका आइल्स क्लियर करना जो है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इंस्टेड कि आप खुद तैयारी करें, और अगर आप फेल होंगे तो आपको लाइक 55,000 से 60,000 दोबारा पे करना पड़ेगा जब तक आपका डिज़ायर बैंड नहीं आ जाता। ओके, तो पहला स्टेप ये है कि आपने आइल्स कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपको ऑफर लेटर चाहिए किसी भी कॉलेज से। उसके लिए आप क्या करोगे कि आप डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करोगे ऑफर लेटर के लिए। ठीक है, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो डिपेंड करती है। एक कॉलेज में ऑफर लेटर अप्लाई करने की जो फ़ीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली $100 के आसपास होती है। तो अब अगर अब आप $3 के 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या 3 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करोगे, तो आप अपने माइंड में सोच लो कि आपका $300 का ये खर्चा है। अब कुछ कुछ कॉलेज की $80 भी होती है, कुछ की 120 भी होती है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली $100 रख रहे हैं। तो दूसरा आपका ये खर्चा है कि जो भी आपने डिग्री करनी है आप उसके अंदर कॉलेजेस के अंदर सेलेक्ट करके आप 3 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करते हो, तो $300 के आसपास आपका दूसरा खर्चा जो है वो ये होगा। अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ लोग तो खुद अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं किसी ना किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू जाते हैं। कंसल्टेंसी फर्म जो होती है वो क्या करती है, वो आपको ऑफर लेटर लेने में मदद करती है, वो आपके बिहाफ पे सब अप्लाई करती है, और उसके भी वो चार्जेस लेते हैं। अब पाकिस्तान में या लाहौर में भी डिफरेंट तरह की कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं, वो आपसे कुछ ऐसी हैं जो आपसे चार्जेस एक बार में नहीं लेती। वो आपसे इस तरीके से चार्जेस लेती हैं कि लाइक आपको जब ऑफर लेटर आ जाएगा स्टार्ट में आपका प्रोसेस करने का, लेट्स सपोज उनकी फीस है 50,000 या 1 लाख, तो वो आपसे 10,000 स्टार्ट में लेंगे, फिर जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा तो कुछ पैसे लेंगे, फिर जब आपका फाइल लॉन्च हो जाएगी तो कुछ पैसे लेंगे। तो ये आपका तीसरा जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा है अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो। अब आती है बात सबसे मेन खर्चे की। सबसे मेन खर्चा जो वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है। पहले ये होता था कि आप 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करते थे, और अगर आपकी 4 सेमेस्टर की डिग्री है तो 3 सेमेस्टर की आप आके यहाँ पे दे देते थे। लेकिन थोड़ा अर्सा पहले जो है वो रूल चेंज हुए हैं, तो अब आपने 2 सेमेस्टर की फ़ी जो है वो पे करके आना है।
अब बात करते हैं 2 सेमेस्टर की फ़ी कितनी होगी। अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस, लेकिन आपकी जो ये 1 सेमेस्टर की फ़ीस होती है ना, ये तकरीबन 8,000 से 9,000 डॉलर के आसपास होती है। तो इसका मतलब है कि हम आप इसको रफली बात कर देते हैं, तो आपकी 2 सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 18,000 से 20,000 डॉलर के दरमियान होगी। ये आपका मेजर खर्चा है जो आपने 1 साल की मतलब 2 सेमेस्टर की आपने फ़ी पे करके आना है। अब इसके बाद आपका अगला खर्चा क्या होगा? अब आपका अगला खर्चा जो होगा वो ये होगा, जीआईसी में अकाउंट आपने खुलवाना है, जीआईसी अकाउंट, और उसके अंदर आपने अपने पैसे जमा करवाने हैं $10,000। जीआईसी क्या होता है? जीआईसी ये होता है कि आप जब यहाँ पे आके रहते हो तो आपको अपने सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने $10,000 यहाँ पे आपने एक बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना है जीआईसी का, और उसके अंदर आपने अपने पैसे रखने हैं, और उसके बाद वो मंथली आपको थोड़े-थोड़े करके पैसे मिलते रहते हैं, जिससे आप अपना रेंट दे सकते हो, अपनी ग्रोसरीज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो ये आपका वन ऑफ द मेजर खर्चा जो है सेमेस्टर फ़ी के बाद, वो ये है कि आपने जीआईसी के अंदर $10,000 रखने हैं जीआईसी अकाउंट के अंदर। तो अब मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने आइल्स किया, आइल्स करने के बाद आपने ऑफ़र लेटर लिया। अब आपको ऑफ़र लेटर आ गया, फिर अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू गए या नहीं गए वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने 2 सेमेस्टर की फ़ी पे करनी है, जो अप्रॉक्सिमेटली 18,000 से 20,000 डॉलर के आसपास है। और उसके बाद आपने जीआईसी अकाउंट में अपने $10,000 रखने हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो मैंने आपको खर्चा बता दिया, वो तकरीबन अगर $20,000 ही हम पकड़ते हैं 2 सेमेस्टर की फ़ीस, और $10,000 हम पकड़ते हैं जीआईसी अकाउंट की में जो आपने रखने हैं। तो अब आप हिसाब लगा लो कि ये $30,000 के आसपास तो अभी ये अमाउंट हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि वो क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन लोन पकड़ते हैं और एजुकेशन लोन की बेस पे यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप में से कोई भी ये कर रहा है कि वो एजुकेशन लोन ले रहा है और उसकी बेस पे आ रहा है, तो भाई उसको पूरी स्ट्रेटजी बना के आनी पड़ेगी, क्योंकि $30,000 का मतलब है पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तानी रेट तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर हम 30,000 को सिर्फ 200 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 लाख बन जाता है। तो 60 लाख तक का अभी तक का मैंने आपको खर्चा बता दिया है। तो ये 60 लाख का खर्चा आपका जो है कमोबेशी होना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले स्टेप के ऊपर बात करते हैं। आपको लाइक ऑफर लेटर भी आ गया, आपने फ़ी भी पे कर दी, और आपने जीआईसी के अंदर पैसे भी जमा करवा दिए। तो अब उसके बाद आपका मेजर खर्चा जो होता है वो ये होता है कि आपने मेडिकल करवाना होता है। ठीक है, मैंने पाकिस्तान में मेडिकल करवाया था एमओयू से, तो मुझे तकरीबन मेडिकल पड़ा था 26,000 तक का उस टाइम पे जब मैंने करवाया था। इस टाइम माइट भी वो 30,000 तक का हो या 35,000 तक का हो। तो उसके बाद आपका मेजर खर्चा जो है वो ये है कि आपने मेडिकल करवाना है अपना। जी, अब आपका मेडिकल हो गया, तो उसके बाद अब आपने अपनी फ़ाइल लगा दी। अब आपकी फ़ाइल जो है वो लॉन्च हो गई है। अब आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? इफ़ योर वीज़ा इज़ अप्रूव, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको किसी दिन आप घर बैठे होगे, आप अय्याशी कर रहे होगे और आपको फ़ोन आएगा कि भाई आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया, तो अब आपने बायोमेट्रिक्स के लिए आना है। तो अब आप जाओगे बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक्स मैंने लाहौर से करवाया था, उस टाइम उसकी फ़ीस थी तकरीबन 15,000 के आसपास मुझे पड़ा था। ठीक है, आप जाते हो एक स्पेसिफ़िक जगह पे, वो आपकी ईमेल में ही वो आपको बताते हैं। मैंने जहाँ पे लाहौर में करवाया था वो गंगाराम हॉस्पिटल के सामने से करवाया था। ठीक है, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे आप अपने जाके बायोमेट्रिक करवाते हो। बायोमेट्रिक की फ़ी जो है वो इस टाइम तकरीबन आप कह लो, वो आपको अगर लेट्स सपोज़ वो $100 है, तो वो आपको 20,000 के आस-पास पड़ेगा। लेकिन इस बायोमेट्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 10 साल के लिए आपके वैलिड रहते हैं जब आप एक दफ़ा करवा लेते हो। मिसाल के तौर पे आप कल को कनाडा आ जाते हो, तो आपने अपनी एक्सटेंशन लेनी है वीज़े के अंदर, या आपने टीआरबी अप्लाई करनी है, या आपने कल को मिसाल के तौर पे आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो और आप कहते हो कि यार अब मैं अपने स्टेटस को कन्वर्ट करवा लेता हूँ पीआर के लिए। तो उसमें आपको दोबारा जाके बायोमेट्रिक नहीं करवाने पड़ेंगे। एक ही बायोमेट्रिक वो आपके 10 साल के लिए वैलिड रहेंगे। फिर उसके बाद किसी दिन आप इसी तरह की किसी प्यारी सी जगह पे बैठे होगे जैसे मैं बैठा हूँ, और आपको कॉल आती है और आपको पता चलता है कि अगर आपने कंसल्टेंसी से किया हुआ, तो कंसल्टेंट आपको फ़ोन करके कहता है कि भाई तुम्हारा वीज़ा अप्रूव हो गया, तो जाओ तैयारी करो जाने की। तो आप यहाँ पे जंपे मार के, मेरा ख़्याल है सीधा ही पानी के अंदर खुशी में जंप मार दोगे कि भाई मेरा वीज़ा लग गया, मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो इसके बाद भी अभी आपके खर्चे होने हैं, ये सिर्फ़ यहाँ तक नहीं थे। जब आप का वीज़ा अप्रूव हो गया और अब आपको पता है कि मैंने कनाडा जाना है, तो उसके बाद अब आपके मिसलेनियस खर्चे स्टार्ट हो जाएँगे। मिसलेनियस खर्चे क्या होंगे? आपने शॉपिंग करनी होगी, कपड़े लेने होंगे, कुछ चीज़ें आपने अपने साथ लेके आनी होंगी, तो वो भी आपका एक खर्चा होगा। वो अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मैंने आने से पहले तकरीबन लाख रुपए तक की शॉपिंग की थी, मैंने कुछ कपड़े लिए थे और ये वो। अब डिपेंड करता है कौन कितने की शॉपिंग करता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपना पासपोर्ट भेजना है वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए।
ठीक है, उसके भी चार्जेस होते हैं। मैंने जब वो पे किया था तो उसके तकरीबन 5000 के आसपास चार्जेस थे। तो 5000 ये पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ, 5000 के आसपास चार्जेस थे, वो भी आपने पे करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप नहीं लगा होगा तो आप आ नहीं सकते। तो ये भी आपका उसके बाद खर्चा होगा। उसके बाद बात करते हैं जो उसका जब आपका वीज़ा लग गया, सब कुछ हो गया, शॉपिंग हो गई, अब आपने आना है, तो जो सबसे मेजर खर्चा है वो ये है कि भाई आपने टिकट भी खरीदनी है। इस टाइम जो टिकट का हिसाब चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली $1800 से $2000 के आसपास की आपको टिकट मिल रही है, अगर आप आने वाले कुछ दिनों में लेते हो, लाइक नेक्स्ट मंथ की लेते हो या उससे नेक्स्ट मंथ की लेते हो। तो अगर हम मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि आप कोई भी बंदा जो टिकट लेता है वो 1800 की टिकट लेता है, और अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो वो 3,60,000 रुपए की आपकी सिर्फ और सिर्फ टिकट बन जाती है, अगर हम 200 रुपए के हिसाब से कन्वर्जन लगाते हैं। तो ये आपका वन ऑफ द मेजर खर्चा है उसके बावजूद भी। ओवरऑल मैं ये बात करूंगा कि नाउअडेज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम सीधा मोटे मोटे ऊपर वाले खर्चे पकड़े तो एक आपने आइल्स करना है, 50,000 रुपया आप अपने आइल्स का निकाल दो, ठीक है। उसके बाद आपने ऑफर लेटर लेने हैं, अगर आप $300 तीन कॉलेजेस में भी लेट्स सपोज अप्लाई करते हो, $300 आपका जो है वो खर्चा होता है, तो 60,000 रुपया आपका ये बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये दो खर्चे हो गए। उसके बाद आप मिसाल के तौर पे अब आपको ऑफर लेटर आ गया, अब आपने 2 सेमेस्टर की फी पे करनी है, लेट्स सपोज आपकी $18,000 फी पे आप पे करते हो। उसके बाद आपने $10,000 जीआईसी में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टिकट लेनी है, और उसके बाद लाइक ये छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो मिला मिलू के पाकिस्तानी हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 लाख के आसपास का खर्चा है। तो कोई बंदा भी जो इस टाइम ये स्टेप लेता है कि भाई मैं स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता हूँ, तो उसको बहुत सोच समझ के ये करने की जरूरत है, क्योंकि ये सस्ता नहीं है, इट्स टू एक्सपेंसिव नाउअडेज। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये जो डॉलर का रेट है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ये है। अब ये सारे जो मैंने खर्चे बताए हैं, मैं इसको स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट की फॉर्म में इंडियन करेंसी में ये कितने बनते हैं उनके लिए भी डाल दूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि अगर पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी का जो डिफरेंस है ना वो तकरीबन 1/3 का है। तो अगर पाकिस्तान में किसी कोई चीज करने के ऊपर आपके 60 लाख लग रहे हैं ना, तो इंडियन में आपका तकरीबन ये 20 लाख के आसपास खर्चा होगा। तो अगर किसी ने इंडिया से आना है तो उसका 20 लाख के आसपास खर्चा है, और अगर किसी ने पाकिस्तान से आना तो उसका 60 लाख प्लस खर्चा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताना आप लोग कब प्लान कर रहे हो, कब आने का प्लान कर रहे हो, किस कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। और अगर इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करें, और अपना कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है इससे रिलेटेड वो शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।